3 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है आपको। हाँ राइट। तो अल्टीमेटली आपके आस्क 1 करोड़ रुपए थी, 1 CR। हाँ। तो आपने 3 करोड़ क्यों लिए? जीन्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 12 महीने बिकता है। पिच टू गेट रिच से पहले और बाद में हाँ। क्या फर्क आया है स्टाइलॉक्स में? बहुत सारे नए फ्रेंचाइज हमसे इंक्वायर कर रहे हैं ROI जो है वो 12 से 18 महीने में आसानी से आ जाती है। और सडनली आके उन्होंने बोला कि एक शो बना रहे हैं, इसमें करण जौहर और अक्षय कुमार होंगे। तो वी वर लाफिंग कि एक ऐसा कुछ थोड़ी होता है। हाँ। आई वॉज द मोस्ट एक्साइटेड टू मीट हिम कि यार अक्षय कुमार आ रहे हैं, तो फिर और वही हुआ जो हमने उनके बारे में सुना है। मैंने उनको शो के बीच में बोल दिया, शूटिंग के बीच में, कि मुझे आपके साथ फोटो लेनी है। ही वाज लाइक अभी शूटिंग छोड़ दूं? मैंने कहा हाँ छोड़ो, मुझे फोटो ले। तो वहाँ से ना माइक पे आवाज आ रही है, डोंट डू दिस ऑन माई शो। वो लिटरली डांट रहे हैं और विशाल को लग रहा है नहीं अब नहीं, और मैं कह रही हूँ, वो पीछे से अक्षय कुमार खड़े, वो कह रहे हैं ले ले। अगर ये चीज हो रही है ना कि कस्टमर दुकान में आ रहा है और खाली नहीं जा रहा है, इसका मतलब स्टॉक में दम है। चाहे कितने भी सेलिब्रिटीज लेके आ जाओ, अगर ब्रांड में दम नहीं है, प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो वो ज्यादा देर फेल हो सस्टेन ही नहीं जाएगा। करे। तो जो कस्टमर मांग रहा है अगर आप वो नहीं रख रहे हो तो वो वाला नंबर नहीं आ सकता, देन यू आर लूजिंग दैट अपॉर्चुनिटी। सो आई फील कि अगर कोई एक स्टोर चला के दूसरा स्टोर प्लान कर रहा है तो इसका मतलब कि वो खुश है वो बिल्कुल कमा रहा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फ्रेंचाइजी बताओ के एक नए पॉडकास्ट में। और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे फाउंडर से करवाने वाला हूं जिनको आपने जियो हॉटस्टार के टीवी शो पिच टू गेट रिच में देखा होगा। करण जौहर, मनीष मल्होत्रा, अक्षय कुमार, मलाइका अरोड़ा, सब ने इनकी तारीफ की है। और सबसे खास बात बताऊं, लोगों को वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं, लेकिन इनको 3 गुना मिला है जितना वो चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, तो आखिरकार क्या स्पेशल रहा है और किस तरीके से आपको एक फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ये सब आज मैं बताने वाला हूं। ये पॉडकास्ट आज बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ हैं स्टाइलॉक्स मेंसवेयर के फाउंडर रितिका मेहरा जी और विशाल मेहरा जी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से इन्होंने मेंसवेयर में एक अलग स्टैंडर्ड सेट किया और किस तरीके से पैन इंडिया आज 2000 से ज्यादा लोगों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो समय नहीं लगाते हैं, सीधा स्वागत करते हैं फ्रेंचाइजी बताओ पर रितिका जी और विशाल जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? वेरी गुड, वेरी नाइस। सबसे पहले तो मैं बताऊं, लास्ट 2 रात पूरा जाग कर मैंने आपका वो 7-8 एपिसोड थे पिच टू गेट रिच, जी जी। तो वो मैंने सारे देखे और सारे 2 दिन में देख लिया, 2 दिन में देख सेट कर दिया है। मैं थोड़ा सा क्रेजी हूँ। मैं एक बार जो चीज़ शुरू कर लेता हूँ वो खत्म नहीं छोड़ते। और कर लेता हूँ। बस वो घर में बच्चे हैं तो 2 दिन लग गए, नहीं तो मैं 1 दिन में कर लेता। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से आप एक जर्नी शुरू की आपने। शायद मैंने पहला शूट आपका 3 साल पहले किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने देखा आपके जो कपड़े भी हैं वो एक नेक्स्ट लेवल के होते हैं और आपने किस तरीके से एक प्रीमियम अफोर्डेबल मेंस वियर रेंज में हिंदुस्तान को एक नया आयाम दिया है। तो आज हम बहुत सारी बात करने वाले हैं। रेडी हैं आप? बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत आपसे ही करते हैं। बिल्कुल। आज के समय में हर कोई चाहता है कि हम किड्स वियर ब्रांड में जाएं, बहुत डिमांड है, चाहिए ही चाहिए किड्स वियर। या फिर सेकंड में अगर आएँ तो लोग कहेंगे कि हम वुमेन्स वियर शुरू कर लेते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा शौक होता है, आपको मल्टीपल वार्डरोब पूरा भर के रखनी है। और हम मेंस का क्या है, 4 एक तरह के कपड़े हो तो भी काम चल जाएगा। तो आपको नहीं लगा ये बड़ा कॉम्पिटिटिव रहेगा, इसमें एंटर करना बड़ा तकलीफ दे रहेगा? तो आपने क्या सोचकर मेंस वियर ब्रांड में एंटर किया? देखिए, जब हमने मेंस वेयर में एंटर किया ना, तब हमने ये सोचा नहीं था कि ये कैसे करना है। हमने बिजनेस को हमेशा प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन देखा है कि अगर आप किसी बिजनेस में किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो बिजनेस चलता चला जाता है। और हम जो लैंड हुए मेंसवेयर पे वो ऐसे ही हुए कि हम दोनों जॉब के बैकग्राउंड से आते हैं। हमारा कोई बैकग्राउंड ही नहीं था कि हम कपड़ों के बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो डिसाइड करते, स्ट्रैटेजी बनाते कि मेंस वेयर या वुमेन्स वेयर या किड्स वेयर। तो हम दोनों ने सिर्फ ट्रेडिंग का काम शुरू किया था अपनी जॉब्स के अलावा कि यार ऑनलाइन या कुछ ट्रेडिंग करते हैं और बिजनेस करना है अपना, तो फिर कुछ स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से जब हमने स्टार्ट किया तो हमने ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने शुरू करे और उसमें मेंस जीन्स भी एक ऐसा प्रोडक्ट निकल के आ गया। हमने बाइक एक्सेसरीज, फुटवेयर, कुछ भी बेचा है, मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग में। तो उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया कि जॉब के साथ साथ कर रहे थे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया कि यार ऐसे ना हर कोई कर रहा है, एक काम करते हैं अपना एक ब्रांड रजिस्टर कर लेते हैं और उसमें बेचेंगे, जो सामने वाले को चाहिए वो देंगे। तो हमने स्टाइलॉक्स रजिस्टर कर लिया और वहाँ से ये जीन्स एज अ प्रोडक्ट की इंक्वायरी आई कि हमें जीन्स चाहिए ऑनलाइन बेचने के लिए कुछ सस्ते प्राइस पॉइंट पे। तो हमने वहाँ से एक बेसिक डार्क ब्लू, लाइट ब्लू और ब्लैक जीन्स निकाली थी
और वो हमने ऑनलाइन बेचनी शुरू करी। आज भी जब आप पैक ऑफ 3 जीन्स गूगल पे डालोगे ना, तो जो इमेज आती है वो स्टाइलुक्स की है। तो हमने वो ऑनलाइन देनी शुरू करी, और टीवी चैनल्स नापतोल, होम शॉप 18 बहुत चलते थे पहले कि पैक ऑफ 3 जीन्स जा रहा है 999 में और पैक ऑफ 2 जा रहा है। तो वहाँ से हमने शुरुआत करी थी। तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि जीन्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 12 महीने बिकता है। हाँ जी। पहली बात। दूसरी बात कि मेंस वेयर में, जैसे आपने बिल्कुल राइटली बोला कि मेंस को कपड़े कंपैरेटिवली कम चाहिए होते हैं, बट डेनिम जीन्स ऐसा प्रोडक्ट है जो हर कोई खरीदेगा ही खरीदेगा। और दूसरी बात यह है कि वो 12 महीने पहनेगा ही पहनेगा। और चाहे आज की डेट में आप बात करो तो फॉर्मल वेयर फिर भी थोड़ा सा फेड आउट हुआ है, क्योंकि कैजुअल इज अ न्यू फॉर्मल इज अ स्टेटमेंट नाउ अ डेज, और लाउंज वेयर और कितना कुछ ऐड हो गया कैजुअल वेयर साइड पे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब मेंस में ऐसा नहीं रह गया कि वो कम शॉपिंग करते हैं। इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट दीज डेज, बिकॉज मेन ऑब्वियसली वांट टू बी एज स्टाइलिश एज एनी अदर मे बी जेंडर वुड वांट टू। जो मेंस वेयर में अगर एक बार कोई मेंस का ये होता है ना कि अगर एक ब्रांड से ले लिया तो फिर उसके लॉयल हो जाएगा, उससे बार बार परचेज करेगा। और डेनिम एज, जैसे आपने बात की कि मेंस वेयर में क्यों शुरू किया, तो डेनिम एज अ प्रोडक्ट है, इसको बनाने के लिए कॉम्पिटिटर्स भी बहुत कम है मार्केट में। डेनिम बहुत सबसे डिफिकल्ट प्रोडक्ट माना जाता है बनाने। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत जर्नी होती है उसमें, वॉशिंग की प्रोसेसेस होती हैं, डिफिकल्ट होता है उसको समझना कि कैसा फैब्रिक है, कौन सा फैब्रिक लगाना चाहिए डेनिम में, इसको समझने में बहुत टाइम लगता है। तो हमने तो एक जर्नी तय करी जो हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था प्रोडक्ट, और आज हम बहुत ही प्रीमियम पे पहुंच गए। धीरे धीरे उसको डेवलप करते करते, R&D करते करते अब हमें इन एंड आउट डेनिम के बारे में पूरा इनसाइट पता है। तो इस वजह से वो सारा डेनिम की तरफ शिफ्ट। लेकिन आपका ब्रांड सिर्फ डेनिम तक तो नहीं है, जितना मैंने देखा कि आज आप मल्टीपल SKUs में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैजुअल में भी हैं, फॉर्मल्स में भी हैं, और कंप्लीट रेंज ऑफ मेंस वियर है। तो एक बार बताएंगे कि डेनिम से हटकर आपने क्या गैप देखा इंडिया में कि नहीं खाली डेनिम तक नहीं रहना है, हमें बाकी प्रोडक्ट्स में भी आना है। तो डेनिम तो देखो हमने कोर कर लिया था, मास्टरी कर ली थी, बट ऑब्वियसली जैसे हम लोग डेनिम सेल करने शुरू किए तो हमारे पास रिटेलर्स अपने पास आए कि हमें डेनिम के अलावा जब डेनिम इतनी अच्छी बनाते तो व्हाई डोंट यू गिव अस शर्ट्स, व्हाई डोंट यू गिव अस लोअर्स, क्योंकि वो कोविड का टाइम भी आ गया था जब। तो कोविड के टाइम में लोअर्स और टी-शर्ट बहुत ज़्यादा फेमस होने शुरू हुए मार्केट में, उसकी डिमांड बढ़ी थी। तो उस टाइम पे हमने बाकी कैटेगरीज को एक्सप्लोर किया, फिर वो कैटेगरीज हम ऐड करते गए। फिर सडनली जब हमने सारी कैटेगरीज ऐड कर ली तो हमारे पास फ्रेंचाइजी का बिजनेस मॉडल तैयार हो गया कि जब हम सब कुछ कर ही रहे हैं तो व्हाई कांट वी गिव अ फ्रेंचाइजी टू एनीवन। ये फ्रेंचाइजी का बिजनेस होता ही ऐसे है कि कस्टमर आपसे खुद आके मांगता है कि क्या आप मुझे अपनी फ्रेंचाइजी दे सकते हो। बिल्कुल। तो ऐसा ही हुआ कि किसी कस्टमर ने हमसे आके बोला कि साहब सब कुछ करे तो मुझे फ्रेंचाइजी दे दो अपनी। यार हमें कहा फ्रेंचाइजी क्या होती क्या, हमें तो पता भी नहीं था। तब हमने फ्रेंचाइजी किसी को दे दी, क्योंकि हम पता क्या करते हैं, हम पानी में कूद जाते हैं पहले, फिर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है बिजनेस में। बिल्कुल। तो हम लोग आएंगे फ्रेंचाइजी के ऊपर भी, उससे पहले बहुत सारी और जर्नी है। बिल्कुल। तो बेसिकली इंडिया मतलब हर कहते हैं हर 100 किलोमीटर में पानी और वानी बदल जाता है, लोगों का खरीदारी बदल जाती है, लोगों के टेस्ट बदल जाते हैं, इंटरेस्ट बदल जाते हैं। ऐसे में आप आज के समय में आप पैन इंडिया 2000 से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो आपके प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है कि मुझे टायर 2 में ये अलग चीज़ करनी है, टायर 3 में अलग ये चीज़ करनी है? आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है अगर मैं इंडिया में बात करूँ टायर 2 और टायर 3 में स्पेशली? तो टियर 2 टियर 3 सिटी जो है ना, वो बहुत ही पोटेंशियल सिटीज है, उसमें बहुत पोटेंशियल है, उसको समझने की जरूरत है। जो हमने अपने बिजनेस की जर्नी शुरुआत की ना बहुत नीचे से करी है। हमारे साथ जुड़ा ही सबसे पहले रिटेलर जिसको 50 पीस खरीदने थे, तो हमें उसका पेन पॉइंट्स पता है, उसको पता है हमें क्या प्रॉब्लम है, उसके पास क्या बिकता है। हमने शुरुआत ही वैसे करी है। तो जब हमने उनसे मिलना शुरू किया, हमारा काम था एक रिटेलर एम्पावरमेंट में हम काम करते थे। तो हमारा ऐसा नहीं था कि प्रोडक्ट सिर्फ बेच दिया, हम उनसे मिलते थे, उनकी प्रॉब्लम समझते थे कि क्या आपको चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो। जब छोटी सिटी में स्टोर चला रहे हो तो आपके पास कंपटीशन कम है या आसपास क्या लोग बेचते हैं, तो हमसे पूरा समझते थे, डिटेल में एनालाइज करते थे उसको। जब हमने उनसे बात करना शुरू किया तो हमें पता चला कि इनको इस तरह के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो वहीं से हमने अपने प्रोडक्ट की जर्नी, कस्टमर को देख के हमने अपना प्रोडक्ट बनाया। तो वहीं से हमें अपने मजबूती पता है कि जब इसको ये चाहिए। अब जब धीरे धीरे ग्रोथ करते करते हम मेजर गुड़गांव में हमारा स्टोर है, तो वहाँ के ऑब्वियसली चॉइस अलग है। हमारे जो सेल्स की टीम है वो भी ये बोलती है कि सर आपने प्राइस पॉइंट्स अपनी क्वालिटी में बहुत इंप्रूव लेके आए हैं हम लोग। तो जो प्रीमियम प्रोडक्ट है, जो क्लासी प्रोडक्ट है, जो थोड़ा जेंजी काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, डेफिनेटली वो हमारे गुड़गांव के स्टोर्स में बिकता है, 8 टाउन सिटीज़ में बिकता है। पर मेजर जो हमारा जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो हमने सीख के समझा, और वही प्रोडक्ट हमारे टियर 2 और 3 में चलते हैं। बट इसमें ना एक चीज़ और भी है कि जब हमने शुरू किया ना, तो जैसे राइटली विशाल ने बोला कि हमने ना बिल्कुल ग्राउंड से शुरू किया है। अभी जैसे हम इस शो में भी गए तो वहाँ पर भी सबने हमें यही बोला कि आप लोग तो मतलब यू आर देयर ऑन द एग्जीक्यूशन, एंड एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू।
किसी भी बिजनेस में आइडियाज तो बहुत सारे होते हैं, प्लानिंग बहुत सारी हो जाती है। हमने फ्रैंकली आइडिया आया और सीधा एग्जीक्यूशन पे लग गए, कई बार प्लानिंग बाद में करी है। तो हमारी जो प्लानिंग हमेशा से हुई है ना, वो ऐसे हुई है कि पहले करके देखते हैं अच्छा इसमें क्या प्रॉब्लम आई, अब इसको ठीक करेंगे। दैट इज हाउ वी हैव ऑलवेज डन इट। बट बिकॉज ऑफ वन थिंग आई बिलीव, क्योंकि ना डे वन से बस एक चीज़ क्लियर रही है कि हम दोनों के दिमाग में हमेशा से ये रहा है कि जब हम एक बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं ना, तो हमारा एक विजन बड़ा है कि हम लोग हमेशा से बोलते हैं, और कई बार जब आप शुरू करते हो और आप छोटे लेवल पे काम करना शुरू करते हो ना, तो आप उस चीज़ पे हंसते हो, बट यू हैव दैट इन योर माइंड। हमारे दिमाग में हमेशा से है कि हमें ना स्टाइलॉग्स को इंडिया का नंबर 1 डेनिम वेयर ब्रांड बनाना है, हमें लीवाइस बनाना है। मतलब हम वो आपस में ही वही बात करते हैं। अब उस पर कभी कभी हम हंसते भी हैं और कभी कभी उसी चीज़ को पैशनेटली भी लेते हैं कि नहीं यार करना तो है। मेहनत करना एक बात है, प्रोडक्ट बनाना एक बात है, लेकिन आज के समय में जो कंपटीशन है, और उसमें भी आपने कई साल तक बूट स्ट्रैप काम किया है, तो बहुत सारी चुनौतियां आई होंगी। कई बार मन में ऐसा भी ख्याल आया होगा कि हम तो गलत घुस गए। कई बार रोज आपको आता है ये क्या कर लिया हमने। पर फिर ये मोटिवेशन हमेशा रहती है कि ये इसको शुरुआत किया है, और जो जर्नी को जब देखते हैं ना कि हमारा सपना ये है, यहाँ तक पहुँचना है, वो ही एक मोटिवेशन है जो हमें आगे लेके जाती है। क्योंकि हमने हमेशा हार नहीं मानी। बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी स्लीपलेस नाइट्स हमने देखी हैं कि देखो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हम आ चुके हैं, वेंडर हमेशा खड़ा है पेमेंट लेने के लिए, सेल आपकी कभी कभी अनप्रिडिक्टेड होती है, सेल हुई है नहीं हुई है पता नहीं होता है। तो हमेशा वो चैलेंजेस मैन्युफैक्चरिंग में रहते ही हैं, और किसी भी गारमेंट के बिजनेस में रहते हैं कि आपका स्टॉक फंस गया अगर, तो आपका रोटेशन रुक जाएगा। बिल्कुल। तो स्टॉक को मूवमेंट कराना, इस तरह की चुनौतियां रेगुलरली आती हैं, और आपको हमेशा एक नए मोटिवेशन से सुबह उठना पड़ता है कि चल कल वाले को भूलते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रेश। मतलब बिजनेस में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अच्छा, मैं विशाल को बोलती हूँ जैसे कुछ अच्छा करके आप निकलोगे ना, दूसरे पॉइंट में विशाल अच्छा अब इसका क्या, मैं बोलती हूँ 2 मिनट तो खुश होने दो। सो दिस इज हाउ बिजनेस इज, that you know that you've done something good, you've achieved, but next moment you have something else to solve. आप एक कपल है और साथ में बिजनेस कर रहे हैं, हाँ. तो ऐसा भी कभी होता है कि डिसीजन एक दूसरे पे भारी हो जाते हैं? कभी हमेशा होता है। हर 5 मिनट में होता है। हर 5 मिनट में होता है। बिल्कुल। You have, but I think it's best you learn to balance. ऐसा भी हो जाता है, बट आई बिलीव कि एज अ कपल काम करना ना बहुत अच्छा है, क्योंकि ना सबसे इम्पोर्टेंट बात ही बिजनेस में ट्रस्ट होती है। ये आपने मतलब बिल्कुल, मैं भी अपनी वाइफ के साथ ही काम कर रहा हूँ। हाँ. मैं सब कुछ छोड़ के जा सकता हूँ। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट, एंड ट्रस्ट मी, जब हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उसके थ्रू रिटेलर्स जुड़े हमसे, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने डे 1 से ना सिर्फ अपने बारे में बताया है। तो वही चीज़ हमारे साथ चली है कि लोगों ने ना हमें देख के, हमें बहुत सारे लोग इनिशियली हमसे जो आके जुड़ते थे वो ये बोलते थे कि आपको देख के ना सच्चाई दिखती है। तो आई फील दैट इन बिजनेस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू कैन नॉट have that trust on yourself and if you do not have that trust between the organization, कुछ नहीं चलता। नॉट ओनली ट्रस्ट, हमारी ना दोनों की जो यूएसपीज हैं, जो पोटेंशियल है, डिफरेंट है बिल्कुल। मैं आइडियाज पे काम कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इसको हमारा विजन ये है, प्लान ये है, पर एग्जीक्यूटर यही है कम्प्लीटली। कोई भी कुछ चीज मैं तो सिर्फ बोल देता हूँ रितिका ऐसा करना है, तो तुमने तो बोल दिया होगा कैसे, इतना आसान थोड़ी है, पर वो कर देती है। अभी तक नहीं हुआ तुम्हारी टीम से, so we are always fighting। और हमने डिपार्टमेंट में ऐसे पकड़े हुए, मेरे को तो कभी कभी लगता है ये क्या कर रखा है, क्योंकि रितिका का सेल्स डिपार्टमेंट है और मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो हमेशा लड़ाई होनी है, हमेशा लड़ाई होनी है ना, क्योंकि ही विल से कि तुम्हारी टीम सेल नहीं कर पा रही और मैं बोलूंगी सर आपकी टीम स्टॉक नहीं दे पा रही, सो वी आर ऑलवेज फाइटिंग। मैम एक चीज़ और भी है कि अगर हम कपड़ों के बिजनेस की बात करें तो मार्जिन्स बड़े थिन हो गए हैं। कंपटीशन बहुत है, पीछे से जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो डे बाय डे डीजल, पेट्रोल और इंटरनेशनल कंडीशंस की वजह से बहुत महंगा हो चुका है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब स्टिचिंग कॉस्ट जो है वो भी बढ़ चुकी है, लेकिन पीपल आर नॉट रेडी टू पे फॉर इट। राइट। तो ऐसे में अपने मार्जिन्स को कैसे संभालते हो आप? देखिए, हम लोग ना, ये बहुत ही वैलिड और बहुत अच्छा पॉइंट है, और जिस रीज़न से हमारी यूएसपी भी बनती है, हम लोगों ने खुद ही जब इस बिज़नेस को स्टार्ट किया तो हमने मैन्युफैक्चरिंग को सबसे पहले पकड़ा। कई बार हम बात भी करते हैं कि जो आपने बोला ना कि कभी कभी सोचते होगे कि हार मान जाए, इसीलिए भी सोचते हैं क्योंकि हमने सारे पंगे ले लिए, बट वो पंगा हमारी यूएसपी बन के निकला है। हम लोग खुद ही मैन्युफैक्चरर हैं, तो सारा रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं, ओपन कॉस्टिंग पे फैब्रिकेटर्स और
जूनियर वेंडर्स के साथ काम होता है, हमारे पास में आउटसोर्स कुछ नहीं है, सब कुछ इन हाउस ही बन रहा है या फिर हम ही उसको पार्ट्स में बनवा रहे हैं। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉस्टिंग है ना वो बिल्कुल ग्राउंड पे आ जाती है, क्योंकि कोई मीडिएटर है ही नहीं ना कि आप पूरा, कहते हैं ना कि ज़्यादातर ब्रांड्स में यही होता है कि आप दूसरे से बनवा के अपना लेबल लगवा रहे हो। हमारे केस में ऐसा है नहीं, तो हम लोग खुद ही जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे जो बीच में कट डाउन करने वाले लोग हैं वो हमने कर रखे हैं। अब अगर आप यहाँ पर तो हो गया कि आपका कॉग्स कंट्रोल है, दूसरी तरफ आपके सेल साइड पे आ जाता है कि जो आपको मार्जिन जोड़ना है कॉग्स में, वो मार्जिन आप जोड़ते हो कि यार आप अगर मार्केट में प्रोडक्ट को लेके जा रहे हो तो यू विल टेक इट थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स, यू विल टेक इट थ्रू होलसेलर्स एंड देन देयर विल बी एजेंट्स। तो आपको उन सबके लिए मार्जिन रखने हैं, देन आपके कस्टमर के लिए प्राइस निकलता है, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। हमारे केस में इट्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर, सो देयर इज नोबडी इन बिटवीन, यू नो। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग साइड में जुड़ रहा है और ना ही कोई सेलिंग साइड में जुड़ रहा है। सो वी आवरसेल्व्स आर मैन्युफैक्चरिंग इट, वी आवरसेल्व्स आर सेलिंग इट, और हमारा फोकस ही रिटेलर्स पे रहा है। डे 1 से हमने रिटेलर्स पे काम किया है, क्योंकि एक ही चीज़ समझ में आती है कि यार जब सामने वाला आप पे ट्रस्ट करके, वही लोग हैं जो सेल कर रहे हैं। आज की डेट में आप देखिए तो जैसे आपने बोला कि इंडिया में प्राइस पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, या जैसे ऑनलाइन की वजह से कितने सारे रिटेलर्स का बिजनेस किल हो रहा है। तो हमने कोविड टाइम पे वो देखा है कि जब लोगों की जॉब्स जा रही थी तो उस टाइम पे बहुत लोगों ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, एंड दैट इज हाउ पीपल अप्रोच्ड अस एंड दे ओपन न्यू स्टोर्स विद अस, एंड वी फेल्ट रियली गुड जब हमारे साथ कोई बंदा जिसको नॉलेज नहीं है काम की वो जुड़ा और उसने पैसा कमाया और आज वो मल्टीपल स्टोर्स चलाता है। सो वी फील प्राउड दैट यू नो यू डन समथिंग गुड। तो उसी माइंडसेट से हम चलते हुए आए हैं कि मैन्युफैक्चरिंग से रिटेलर कॉन्सेप्ट पे ही रहेंगे, प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा, प्राइसिंग भी कंट्रोल रहेगी और रिटेलर का मार्जिन भी कंट्रोल रहेगा। सो दैट वेज वी आर क्रिएटिंग अ बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। आज से 3 साल पहले तकरीबन जब मैं पहली बार आपके फैक्ट्री में आया था, मैंने पूरी फैक्ट्री भी विजिट की थी, आपके कपड़े भी देखे थे और आपके साथ एक वीडियो भी बनाया था। मैंने घर आके अपनी वाइफ को बोला था, मतलब कि लाइक वी आर डूइंग दे आर डूइंग। अच्छा मतलब जो जिस तरीके से आप काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो क्वालिटी है, जो वॉशिंग है, मतलब जींस की मैंने देखी जिस तरीके से वाश है, जो फिनिश है और जो क्वालिटी है और जिस प्राइस रेंज में आप दे रहे हो, कभी आपको नहीं लगा कि मैं इतना अच्छा प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो महंगा क्यों ना कर लूँ? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगा, क्योंकि हमारी वो यूएसपी ही है। तो हम अगर प्रोडक्ट ही महंगा कर देंगे तो मार्केट में अपनी पोजीशनिंग खराब हो जाएगी। अगर मैं बहुत महंगा कर देता हूँ उस प्रोडक्ट को, जैसे ब्रांड, लग्जरी ब्रांड, मैंने भी सुना एक परसेप्शन होता है उस प्रोडक्ट को, अगर उसको महंगा बेचूंगा मैं, उसका नाम दे दूं बैलेंसियागा टाइप का, वही प्रोडक्ट पे महंगा बेचूं 10,000 रुपए का, ऐसा ब्रांड्स करते हैं। बिल्कुल, मोस्टली ब्रांड्स आजकल जो जेनजी ब्रांड्स आ रहे हैं अभी शो में व्हेन वी वेंट फॉर द फिनाले, आपने अगर शो देखा है तो आपने देखा होगा फिनाले में ना, तो हमें क्या करना था कि जैसे नॉर्मली तो हम अपने प्रोडक्ट रेंज दिखा रहे हैं, पर शो के फिनाले में ना आपको कुछ आउटस्टैंडिंग दिखाना था। तो हम जब शो में, आपने देखा होगा उसमें मनीष मल्होत्रा जी जो है वो बार बार हमें यही बोल रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट में ना वो डिज़ाइन नहीं दिख रहा, वो डिज़ाइन, फिर लास्ट में उनको वो दिखा एंड वी फेल्ट प्राउड कि ही लाइक्ड इट। बट हमने क्या किया कि जब शो के इवेंट के लिए गए, फाइनल के लिए गए ना हम, तो वी वर लाइक कि आप कुछ डिफरेंट दिखाते हैं, इनको दिखाते हैं डिज़ाइन। हम मासेस के लिए बना रहे हैं, मासेस को वो बैलेंसियागा टाइप का प्रोडक्ट नहीं चाहिए, वो इतना डिजाइनर नहीं पहनेंगे, बट वीवर लाइक कि यार चैलेंज है तो करके दिखा देते हैं। तो हमने 4 ऐसे आउटफिट्स बनाए थे जो फिनाले में मॉडल्स ने पहने थे। ट्रस्ट मी, दी डिजाइनर फाउंडर्स जो बाकी लोग थे, दे वर लाइक कि यार तुम इसका प्राइस मत बता देना कि ये कितने का बना है, नहीं तो उनकी दुकान बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली, एंड दे वर लाइक, जो आपने पॉइंट बोला ना कि टियर 2 टियर 3 में क्या चलता है वही बना रहे हैं, तो अब हम वो बना रहे हैं। अगर हम बैलेंसियागा जैसे डिजाइनर प्रोडक्ट बना देंगे वो बिकेगा ही नहीं ना वहाँ पे। बहुत ज्यादा फंकी, वो नहीं, कोई मासे कोई नहीं पहनता, कोई नहीं पहनेगा, तो बिल्कुल उस ठीक पॉइंट बात ऑफ व्यू से डिफरेंस है। बट हाँ, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट तो वही रहती है, वो सबको पता है। अब हम लोग बात करते हैं पिच टू गेट रिच की। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा होगा। राइट। पिच टू गेट रिच जो करण जौहर का एक प्रोडक्शन है, राइट, और वहाँ पर सारे स्टार्स थे, मैंने फिनाले देखा उसका। वहाँ तक आप पहुँचे कैसे? वहाँ तक पहुँचने की जर्नी कैसी थी? मैं बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। मैं जस्ट इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, आई सॉ एन एड कि उसमें था कि कोई फैशन एंटरप्रेन्योर फंड आ रहा है, उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप फिल करो फॉर्म। तो अगेन मैंने तो किया नहीं, मैंने इसको दे दिया। मैंने कहा फिल करने कुछ आया है, मैंने टास्क दे दिया इसको, मैंने कहा भर दे फॉर्म, शायद कुछ हो जाए अच्छा अपना। तो सिर्फ उसने फॉर्म भरा और उनका कॉल बैक आ गया। उनका कॉल बैक आया, फिर वो 6 महीने तक हमारी प्रोसेस चली। उन्होंने काफ़ी सारी डिटेल्स हमसे पूछी, कंपनी की पूरी डिटेल्स ली, हमारा यूएसपी समझा, बहुत टाइम लगा उसको होने में। और सडनली आके उन्होंने बोला कि एक शो बना रहे हैं, इसमें करण जौहर और अक्षय कुमार होंगे। तो वी वर लाफिंग कि एक ऐसा कुछ थोड़ी होता है, पता नहीं क्या है, ये फ्रॉड है, क्या है पता नहीं, मैं तो समझ में नहीं। आपको पैसे वैसे ना मांग अभी मैंने कहा भी पैसे मांगेंगे, देखियो। और फिर वो सडनली वो चेंज हुआ और
उस एक्चुअली में एग्जीक्यूशन होता चला गया। नहीं, बट एक्चुअली मैं आई टेल यू, इतनी आसानी से बोल दिया कि एग्जीक्यूशन हो गया। एग्जीक्यूशन मैंने किया था, मुझे पता है, but बहुत टाइम लगा था उसमें। बट एक चीज जिसमें यहाँ पर मैं कहूंगी कि सुखबीर सिंह जो पंजाबी सिंगर हैं, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार इससे ज्यादा बेटर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे लिए ना ये ऐसे था कि हमें हंसी भी आ रही थी और सपना सा भी लग रहा था कि यार वो कह रहे ड्रामेटिक शो बना रहा है और कुछ नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि मतलब इस इंडस्ट्री जैसे मूवी बनती है तो इट्स सो पर्सनलाइज कॉन्फिडेंशियल कि वो कुछ नहीं डिटेल आपको बताते। तो अब जब वो थोड़ा सा बता रहे हैं तो हमें डाउट भी हो रहा है और हमें विश्वास भी नहीं हो रहा कि ऐसे कहाँ होने वाला है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, वो साइन करने से पहले कि भाई हाँ हम ऐसे शो में जाएंगे और हमारा ड्यू डिलिजेंस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो बेटर है कि मैं एक बार सुखबीर जी से पूछूं, बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन आई नो इन दी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो मुझे ये बता सकते हैं कि ये सच है कि नहीं। तो उनके काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं अक्षय कुमार, एंड ही इज़ एन इन्वेस्टर इन दिस शो। तो उन्होंने उनसे बात करके कंफर्म किया कि हाँ एक ऐसा शो बन रहा है। बस जब वो आ गया तो मैंने कहा चल फ्रॉड तो नहीं हो रहा। फिर रात को 12 बजे हमने एग्रीमेंट साइन कराया। एग्जैक्टली 12 बजे वो हमने डन किया है कि हाँ ठीक है, लेट्स गो अहेड विद दिस। एग्रीमेंट साइन हो गया, जाने का दिन निकट आ गया। हाँ। डर लग रहा था कि भैया सारे बॉलीवुड स्टार्स होंगे, कुछ अलग लेवल का गेम होगा, तो वहां पर हम सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि हमारे माइंड में ना सबसे पहला डर ही यही था, क्योंकि ना हम लोग बहुत ही रूट से आते हैं, मतलब बहुत ही ग्राउंड से आते हैं, और हम लोगों ने ना हमेशा ही मतलब हमें ना हवा बनानी नहीं आती। और मैं बिल्कुल इस शो पे जाने के बाद मुझे वो सच में समझ में आई है कि बहुत सारे लोग उस बैकग्राउंड से थे जहाँ पर देवर अवेयर कि शो कैसा होने वाला है, क्योंकि ये ना बिल्कुल रैंडम रियलिटी शो था, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, आपको ये भी नहीं पता कि आपको क्या टास्क मिलेगा। दे गेव अस क्लूज ओनली कि अपने कपड़े कैरी कर लेना, क्योंकि मुंबई जा रहे हो आप दिल्ली से, तो उन्होंने आपको कुछ कुछ टास्क बता दिए जिसका कंप्लीटली क्या होने वाला है आपको नहीं पता। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वी वर नॉट इवन अवेयर कि कितने गेस्ट होंगे, कौन कौन आएगा। सिर्फ करण जौहर, अक्षय कुमार इसलिए पता है बिकॉज दे आर दी इन्वेस्टर्स इन द शो। तो वहां पर जब हम पहुंचे ना डे 1 पे, वी वर लुकिंग एट ईच अदर। वहाँ वैनिटी वैन्स खड़ी हैं, आपके मेकअप होने हैं, और मतलब एक अलग ही दुनिया है। धर्मा का सेट देख रहे हो आप, विच इज़ ह्यूज। तो जब वो पूरा इंट्रोडक्शन हो गया तो दैट फर्स्ट इवनिंग व्हेन वी वेंट बैक टू द होटल, वी वर लाइक वेयर आर वी, एंड ट्रस्ट मी, पहुंच गए यार ये हम, नींद आ गई थी पहली रात। एंड ट्रस्ट मी, every 14 brands are there. 14 brands में से we were the only one who is not from a designing background. Every other person is a design, या तो उसमें डिजाइनर लेबल्स थे और एक दो ही ब्रांड्स थे जो नॉर्मल आए थे, बट उनका भी कपड़ों का ही बैकग्राउंड है। सिर्फ हम ही एक अकेले थे जो कि उस बैकग्राउंड से नहीं थे। नहीं, वो लुकिंग एट ईच अदर कि यार हम कहाँ गए, कैसे सस्टेन करेंगे इतने दिन तक। क्योंकि मैंने बोला भी है शो में कि यार भाई मतलब आर वी दी ऑड वन आउट हियर, क्योंकि बड़ा ऐसा हमें कई बार फील भी हुआ। बट क्योंकि डिजाइनर्स को पूरा पता होता है फैशन शो कैसे होते हैं, हाँ। कैसे प्रोसेस होती है, सब कुछ उनको पहले से पता होता है। दे वर अवेयर कि ऐसा कुछ होगा, हाँ। पर हमें तो कुछ भी नहीं पता था। रैंडमली फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि सारा कुछ आप डिसाइड करो कि कौन मॉडल कहाँ से वॉक करके आएगा, कैसे स्टाइलिंग करानी है, कैसे स्टाइल करो। अब स्टाइल हम स्टाइलिस्ट हो गए। मैंने कितनी बार उसको बोला, मैंने कहा भाई मेरे को मेरा बिजनेस आता है, मुझसे ये पूछ लो विजन क्या है, मिशन क्या है, फ्रेंचाइजी कैसे कमाएगा, प्रोडक्ट में क्या दम है, वो पूछो मेरे से, मेरे ऐसा मत कराओ। वी आर सो कॉन्फिडेंट इन द शो, मतलब आप हर एपिसोड में बहुत कॉन्फिडेंट थे और बहुत अच्छा, मतलब अगर मैं प्ले भी कहूँ तो आपने बहुत अच्छा काम किया उस पूरे शो में। थैंक यू सो मच। क्योंकि आप जेन्युइननेस, इंडिया नजर आ रहा था वहाँ पर बेसिकली, मैं साफ बताऊँ तो। जो आपने बोला है ना, यू आर राइट देयर। हमने ये अपने लिए, जैसे मैं भी ना वहां पर BTS बना रही थी पूरे टाइम, तो वहां पर मैंने भी जब लोगों से रिव्यूज लिए, ट्रस्ट मी, डे 1 पे जहां पर हम लोग एक कंफर्ट जोन में नहीं थे डे 1 पे, बट धीरे धीरे हमें वहां पर हम कंफर्टेबल हो गए कि हाँ अभी तो यही है, एंड देन वी आर लिविंग इट। बट क्योंकि हमें अपने बिजनेस पे तो ट्रस्ट है ना, बिजनेस पे तो कॉन्फिडेंस है ही है कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और इसमें दम है। एंड वी इवॉल्व्ड दिस वे that the designers, the other fellow founders, the crew team, everybody looked up in a way कि यार तुम्हारे धंधे में बहुत दम है, you know, it's a solid business. क्योंकि अब अगर आप बाकी ब्रांड से कंपेयर करोगे, कुछ ब्रांड को छोड़ के नंबर्स हमारे पास या एक दो ब्रांड्स के पास ही थे, तो वी वर कॉन्फिडेंट ऑन आवर नंबर्स कि यार हमने बिजनेस को यहाँ तक तो लाई है, तो हमारे बिजनेस में ये तो है ही है। हाँ, मे बी डिजाइनिंग एंगल इनको नहीं दिख रहा है जो है, शायद हमारे पास हम दिखा नहीं पा रहे, वो अपने प्रोडक्ट के थ्रू या बाकी चीज़ों से दिखाई। और उसमें हमें मतलब जैसे बोलूँ ना मैं कि शो में गए तो बहुत सारी लर्निंग रही है, एंड वी एज इंडिविजुअल्स आर दी पीपल जहाँ पर ना हम बस यही देखते हैं। जैसे आज अगर आपके पास आए हैं तो हम इसके बाद यहाँ से यही बात करेंगे कि यार इनसे क्या सीख सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी लुक एट एवरीथिंग कि यू नो शो में हमारे साथ अगर फर्स्ट में हुआ कि अच्छा सडनली
पहला एपिसोड है, करण जौहर आके बोल के चले गए कि 30 सेकंड्स में पिच देनी है, एंड देन वी आर लुकिंग एट ईच अदर कि 30 सेकंड्स में कैसे कंप्लीट करोगे सब कुछ, कि आप इतना कुछ कर रहे हो और आपको 30 सेकंड्स में ही बोलना है। और वो पहला दिन होगा जिस दिन आप सारे जजेस को देखोगे, ना आप उनसे पहले मिले, ना कोई रिहर्सल है, वो सब कुछ लाइव है। तो दिस इज हाउ वी मूव टू एवरी चैलेंज, बट आई लव्ड दैट पार्ट, क्योंकि वो चैलेंज ना आपको ग्रो करा देता है। एंड यू नो वी बिकेम बेटर बाय द एंड ऑफ द एपिसोड्स, जो पूरा शूटिंग हुआ, एंड इट केम आउट टू बी अ रियली ब्यूटीफुल जर्नी, कि हमने बहुत कुछ सीखा। आई थिंक हमारा जो ब्रांड को देखने का पर्सपेक्टिव है, जो इंडस्ट्री को देखने का पर्सपेक्टिव है, वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक द टीम देयर कि जिन्होंने ये शो बनाया। सो इट वेंट ऑन रियली वेल फॉर अस। सारे इंडस्ट्री के सारे बड़े नाम वहाँ पर थे, बिल्कुल, और वो आपको जज कर रहे हैं, बिल्कुल। और आप वहाँ पर पिच दे रहे हो। हाँ। तो जब पिचिंग डे होता था उस समय मन में क्या चल रहा होता था एक्चुअली? देखो, मैं तो वैसे थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, तभी मैंने बोला कि ये और बताइए। इतने बड़े स्टेज पे जाके सीधा बोलना, करण जौहर सामने बैठे, मलाइका अरोड़ा बैठे, उनके सामने बोला, मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग था। और माइंड में तो बहुत कुछ चल रहा होता था, यार अगर चुप हो गए, बोल नहीं पाए, भूल गए, और एक तो इतने सारे कैमरास, और ऊपर से इतने बड़े सेलिब्रिटी सामने बैठे, तो बहुत कुछ चल रहा था माइंड में कि कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे। बट इट वेंट ऑन वेल। जैसे हम जज के सामने पहले तो बहुत टेंशन होती थी, पर जैसे स्टेज पे पहुंचते थे, वी यूज्ड टू फील कि यार हाँ हमने कर दिया, और फिर ऐसा कुछ नर्वसनेस नहीं होती थी। वी यूज्ड टू जो खिलाड़ी कुमार हैं, अक्षय कुमार, हाँ, उनके सामने जब पिच दी, उन्होंने मेरे ख्याल से आपके बारे में कुछ कहा था, मुझे एक वर्ड याद नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? उन्होंने बोला कि ये कपल ज्यादा बात क्यों नहीं कर रहे हैं, अच्छा। क्योंकि वो वाला जो एपिसोड था ना, ट्रस्ट मी इट वाज एन मतलब द बेस्ट एपिसोड फॉर मी, क्योंकि अक्षय कुमार से मिलना अपने में एक एक्साइटमेंट थी। मतलब हमें ना अभी पता चल रहा है शाम को कि कल अक्षय कुमार आ रहे हैं। दिस इज हाउ इट यूज टू बी, एंड वी वर सो एक्साइटेड। आई वॉज द मोस्ट एक्साइटेड टू मीट हिम कि यार अक्षय कुमार आ रहे हैं। तो फिर और वही हुआ जो हमने उनके बारे में सुना है कि सुबह 4 बजे उठ के आपको सेट पे पहुंचना है, क्योंकि वो 7 बजे आ जाएंगे, तो पहले मेकअप और सब कुछ होता है, तो आपको रेडी रहना है उनके आने से पहले। एंड वी वर सो एक्साइटेड, वहां पहुंच गए, और सबसे पहला पिच ही हमारा था। ओके। तो एक होता है ना कि उसमें एक वर्क एरिया था और एक पिच जोन था, तो कोई भी अगर पिच देने जा रहा है तो बाकी लोग वर्क एरिया से उनको देख रहे होते थे टीवी पे, बट हमारा ही पहला था। एंड वी वर लाइक यार अक्षय कुमार के साथ हो रहा है, वो भी हमारा पहला हो रहा है, वी डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू बी। और सडनली नाम बुलाते थे वो, सडनली नाम डायलॉग्स होता आ था। जाओ। तो अभी हमारा वहां पर जो था वो एक टॉकिंग थ्रेड्स करके ब्रांड था, और वो प्योरली ब्राइडल वेयर ब्रांड है। मनीष मल्होत्रा लेवल के कपड़े बनाते हैं वो। हमारा उनके साथ कॉम्बिनेशन मासी ब्रांड का था नहीं, बट वो चैलेंज के दौरान जिस तरीके से भी पोजीशन बैठी, हम उनके साथ में कोलैब करके वहां पे चले गए। तो अभी तो शो में क्योंकि बहुत कुछ कट भी गया है, बहुत अमेजिंग था। अक्षय कुमार, मतलब जो वो लेवल ऑफ एनर्जी आती है ना, वो एक पॉजिटिविटी के साथ, मतलब अमेजिंग है वो। मैंने उनको वहाँ पर शो पे मैंने उनको बताया कि हम लोग एक फ्रेंचाइजी ड्रिवन ब्रांड है और हमारे इस तरीके से स्टोर्स चलते हैं। कहते हैं अच्छा, तो मतलब ही इज आस्किंग मी दिस वे कि जैसे उनको फ्रेंचाइजी लेनी हो। अच्छा, तो अगर मैं तेरा फ्रेंचाइजी खोलूँ तो मैं कितना कमा लूंगा? दिस इज हाउ ही इज आस्किंग यू, एंड आई एम टेलिंग हिम एंड वी आर सेलिंग हिम द फ्रेंचाइजी स्टोर। आई वाज लाइक ठीक है। मैंने उनको शो के बीच में बोल दिया, शूटिंग के बीच में, कि मुझे आपके साथ फोटो लेनी है। ही वाज लाइक अभी शूटिंग छोड़ दूं? मैंने कहा हाँ छोड़ो, मुझे फोटो ले। और शूटिंग छोड़ दी, एक्चुअली so फोटो humble. ली है। हाँ, He is और फोटो amazing. क्लिक करी है। Trust me, पता है क्या हो रहा था वहाँ पे? जो वो प्रोडक्शन चल रहा होता है ना, तो उसमें वो कैमरा रूम में अलग से होते हैं। तो जो डायरेक्टर थी शो की, मैंने बोल दिया कि शो छोड़ के पहले मेरे को फोटो लेनी है, मैं तभी जाऊंगी। तो क्योंकि पता था बाद में फोटो नहीं मिल पाएगी, तो मैं स्टेज पे चली गई और ये डर रहे हैं एज यूजुअल। ही सेड इंट्रोवर्ट। मैं जा रही हूँ चौड़े में, मैंने फोन खोला और वहां से ना माइक पे आवाज आ रही है, डोंट डू दिस ऑन माई शो। वो लिटरली डांट रहे हैं और विशाल को लग रहा है नहीं अब नहीं, और मैं कह रही हूँ, वो पीछे से अक्षय कुमार खड़े, वो कह रहे ले 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 ले। यू मस्ट हैव सीन दैट मूवी जिसमें वो ऐसे ले ले बोलते हैं, और वो इसमें भी ऐसे ही मुझे बोल रहे हैं। मुझे इतनी हंसी आ रही है, आई हैव दैट पिक। एंड ट्रस्ट मी, इतनी डांट पड़ी उसके बाद कि कोई भी ऐसा नहीं करेगा शो पे, क्योंकि यार शूट चल रहा है, दे मतलब वी हैव टू वैल्यू दैट, मतलब सम डेकोरम। बट वो एक मूवमेंट मैं भूल नहीं सकती। मैं बाद में जो डांट पड़ गई सो पड़ गई। मैंने कहा बाद में विशाल को बोला, कह रहे मेरी फोटो आ गई है, आपकी नहीं आई है। ये फेम मोमेंट यही होता है बेसिकली, जब मतलब कि आज अक्षय कुमार, शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ, ये लोग हो तो हम कुछ तो गलती कर ही सकते हैं। Exactly, यार, that was the moment for us. But you know what? Trust me, as an investor, वो उस दिन मिले, उसके बाद हमें पता चला कि he was really, मतलब he really liked our brand, and then he invited us to meet at his home. ओह वाओ। तो वहाँ हमने And सेल्फी then we met, और फिर प्रॉपर फोटो आई विशाल के साथ। I was like, ये पेंडिंग रह उनके गया साथ था। बैठ के आपने बात करी है। वी वेंट टू हिज हाउस, हमारा पूरा डिस्कशन हुआ बिजनेस को लेकर, उन्होंने पूरा बिजनेस मॉडल समझा हमारा। हाँ। और ही वाज लाइक यू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वैसे बैठे थे कैजुअली, पैर पजामे में आराम से मुझसे बात कर रहे And he थे। looked so handsome. He's so उस दिन amazing. और भी ज्यादा। Then
डेनिम दी उनको, हमने गिफ्ट करी अपनी स्टाइलॉक्स की डेनिम। वाओ ग्रेट। मतलब आपको क्या लगता है कि पिच टू गेट रिच से पहले और बाद में क्या फर्क आया है स्टाइलॉक्स में? एज अ पर्सन तो वी हैव इवॉल्व्ड, एज अ ब्रांड ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग। हमने बहुत एक्चुअली फैशन इंडस्ट्री को पूरा अंदर तक समझा, सारे डिजाइनर्स के बीच में काम किया, तो बहुत कुछ समझा कि ऐसा भी होता है डिजाइनिंग एंगल में। स्क्रैच से लेके एंड तक हमने फैशन इंडस्ट्री को समझा, और ऑब्वियसली जैसे रितिका ने कहा हम इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ों को, तो हमने वो सारी चीज़ें स्टाइलॉक्स में इन्वॉल्व करी हैं। अपने बिजनेस मॉडल में भी इन्वॉल्व किया, की कैटेगरी में भी इन्वॉल्व किया, डिजाइनिंग एंगल भी इन्वॉल्व किए हैं, और बहुत सारे लोग हमसे अब कनेक्ट करना शुरू कर दिए हैं आफ्टर द शो। लाइफ थोड़ी बदली है, बहुत सारे नए फ्रेंचाइज हमसे इंक्वायर कर रहे हैं, बहुत सारे रिटेलर्स आर कनेक्टिंग टू अस, और एज अ ब्रांड भी हमने अपने आप को इवॉल्व किया है, ग्रोथ किया है, और हमें थोड़ा सा फील भी अच्छा हो रहा है। कुछ लोग हमें पहचान लेते हैं, स्टोर के बाद पहचान लेते हैं, दैट इज आल्सो गुड फीलिंग। Before this show, we were working towards making a brand, but after the show, we have got that path कि यार ऐसे रिटेल ब्रांड काम करता है, बिकॉज वी हैव गॉट दैट इनसाइट। तो वो एक बहुत अच्छा डिफाइनिंग वे हो गया है कि पहले काम तो कर ही रहे थे, विजन तो वही था, बट वही है कि उस विजन को एक राइट पाथ मिल गया है कि हाँ ये डायरेक्शन है, इस तरफ जाना है। सो आई थिंक दैट हैज रियली हेल्प्ड अस अ लॉट, एंड वी कैन सी द रिजल्ट्स एंड चेंजेस आफ्टर द शो। मैम लोगों को उतना भी नहीं मिलता जितना वो चाहते हैं। आपको 3 टाइम्स मिला है, 3 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है आपको। हाँ राइट। तो अल्टीमेटली आपकी आस्क 1 करोड़ रुपए थी, तो आपने 3 करोड़ क्यों लिए? देखिए उसमें ना ऐसा था कि हमने 1 करोड़ इसलिए मांगा, मतलब हमारे को ना बोर्ड रूम में भी मनीष मल्होत्रा कह रहे हैं कि यार तुम्हारा इतना नंबर आ रहा है, तुम 1 ही करोड़ ले रहे हो। तो हमने इनिशियली ये सोचा था कि हमें ना फंडिंग तो लेनी है, बट बहुत ज़्यादा अभी डाइल्यूट नहीं करना, बिकॉज स्टार्टअप के अभी हम लोग इतने सारे स्टार्टअप्स देखते हैं, तो आप ऐसे एक ये भी ना एक पैटर्न बन गया है कि पैसा रेज करते रहो, डाइल्यूट करते रहो, और कंपनी लॉस में जा रही है। मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता आज तक कि कंपनीज ने इतने करोड़ का लॉस बुक करा है, बट वैल्यूएशन पता नहीं कहाँ पहुंच गई है, कितने हजारों करोड़, हमें वो समझ नहीं आती बात। तो हमने डे 1 पे बस ये डिसाइड किया था कि यार ब्रांड बनाना है, प्रॉफिटेबल बिजनेस ही समझ में आता है, तो हमें फंड रेज करना है विद द पीपल हु कैन ऐड वैल्यू टू अस। वी वर नेवर लुकिंग फॉर ओनली फंड्स। बूटस्ट्रैप रह के हमने इतने टाइम काम किया है, इसमें हमने अप्लाई ही इसीलिए किया क्योंकि ये फैशन एंटरप्रेन्योर फंड था, एंड वी वर लाइक ये फैशन स्पेसिफिक है तो वैल्यू एडिशन आएगा, बिकॉज एज वी सेड वी बोथ आर नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड एट ऑल। तो हमने जो सीखा है ना, गलती करके ही सीखा है। सो व्हेन यू हैव द राइट पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो आप कुछ गलतियां कम कर लोगे और उनसे सीख लोगे। सो दैट्स हाउ वी ऑप्टेड फॉर दिस विद अ स्मॉलर आस्क कि कम डाइल्यूट करेंगे, बट लोग आ जाएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट शो पे जाके वो दर्पण जी वहाँ पर, ही इज़ द मैन ऑफ नंबर्स, ही इज़ लाइक कि इतनी सी इक्विटी में मेरा तुम्हारे में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। सो देन ही ऑफर्ड अस दिस, एंड देन वी वर लाइक कि यार looking at the people, you cannot say no, and any day if you're getting more funds, it is adding a lot of value to your brand. आपका business में expansion में पैसा ही चाहिए, तो इसलिए we were okay with it. Other than money, आपको सारे स्टार्स का एक मैं कहूँ कि सारे फोटोग्राफ होना, उनके साथ वीडियो होना, एक क्रेडिबल चैनल पर आपका शो होना, ये आपकी ब्रांडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है, और यही ब्रांडिंग मेरे ख्याल से करोड़ों रुपए की है। बहुत मतलब यू आर एब्सोल्युटली राइट। अभी जिस लेवल पे ब्रांड्स वहाँ पर गए हैं, वो ब्रांड्स नहीं सोच सकते कि हम उस लेवल का पैसा खर्च करें। और देखिए एक बात मुझे समझ में आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि पेड तो पेड ही होता है, और जेन्युइनली जो चीज आपको एक होता है ना कि उन्होंने जेन्युइनली आपके प्रोडक्ट को देख के एक्चुअल फीडबैक दिया है। जब मनीष मल्होत्रा को हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने जेन्युइनली बोला कि यार इसमें मुझे वो बात नहीं दिख रही। और जब अगले एपिसोड में हम बेटर करके आए, तो हमें भी पता था कि यार ये सही कह रहे थे, और उन्होंने भी बोला कि आज मुझे मजा आ रहा है। you feel that, you work on it and you deliver, वो फीलिंग ही अलग है, इंस्टेड ऑफ कि आप पे करके किसी को बोल रहे हो मेरे ब्रांड के बारे में अच्छा बोल दो। और जब तक प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, तब तक आपको खुद को भी वो फील नहीं आता है अंदर से। प्रोडक्ट अच्छा है तभी वो सस्टेन भी करेगा। चाहे कितने भी सेलिब्रिटीज लेके आ जाओ, अगर ब्रांड में दम नहीं है, प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो वो ज्यादा देर सस्टेन नहीं करेगा। आज की डेट में कितने सारे ब्रांड्स हैं जो सेलिब्रिटी लेड ब्रांड्स हैं, पर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि प्रोडक्ट में वो वैल्यू नहीं है, प्रोडक्ट में वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है। सो आई थिंक बेसिकली जब जब आप ब्रांड कैटेगरी में चले जाते हो, जब आपके बारे में ऐसे हीरोज बात कर रहे होते हैं, तो अंदर एक कॉन्फिडेंस भी अलग आता है। और जब आप आम आदमी के लिए काम कर रहे हो, जब मैं कहूँ कि भारत के लिए काम कर रहे हो, उन लोगों के लिए जिनको मेंस वियर खरीदना तो है, लेकिन 1000, 1500, 2000 रुपए की जींस खरीदनी है। बिल्कुल बिल्कुल।
और उसमें अगर ऐसे जब दिख जाता है कि नहीं मैं इनके साथ जुड़ रहा हूँ, तो खरीदने का ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यू वोंट बिलीव, जब इसमें ना एक एपिसोड था कस्टमाइजेशन का फॉर करण जौहर, वी वर लाइक कि यार कस्टमाइज वाले तो हम ब्रांड ही नहीं है और हमें सीधा करण जौहर के लिए कस्टमाइज करना है। ट्रस्ट मी, मैं अभी भी वो ब्रांड का नाम नहीं लूंगी। हम लोग ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरर हैं, वाइट लेबलिंग भी करते हैं, हमने एक ब्रांड के लिए जीन्स बनाई थी जो कि करण जौहर ने पहनी हुई थी। हमने जब कस्टमाइजेशन का चैलेंज मिला तो हम गूगल कर रहे थे कि वो किस टाइप की जीन्स पहनते हैं, उसमें हमें दिख गया उन्होंने ये ब्रांड पहना हुआ है, एंड वी वर लुकिंग एट ईच अदर कि ये तो हमने बनाई है। और वो जीन्स उन्होंने खरीदी होगी 10-15-20 हज़ार की, क्योंकि वो लग्जरी ब्रांड की तरह अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, और वो हमने बनाई है वही अपने नॉर्मल प्राइस पे। सो वी वर, एंड वी टोल्ड हिम दिस ऑन द शो ऑल्सो। हमने उस टाइप की जीन्स और बना दी, उनके लिए कस्टमाइजेशन कर दी, ही लव्ड इट, एंड देन वी टोल्ड हिम ऑन द शो एंड ही वाज लाइक, डोंट से दैट, आई बॉट इट फॉर दिस मच एंड यू गाइज मेड इट। आपने शायद ये भी कहा था कि मैं इसको करण जौहर स्पेशल करके सेल करूंगी, कलेक्शन, एंड ही वाज लाफिंग ओवर इट कि मेरे आने पे पैसे लगेंगे, ये तो आप कर ही लोगे। बिल्कुल। चलिए हम बढ़ते हैं आम आदमी की तरफ, जो लोग आपके साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, जो आपके साथ जुड़कर व्यापार करना चाहते हैं। ऑलरेडी तकरीबन 2000 रिटेलर्स और तकरीबन 50 फ्रेंचाइजीज आपके साथ काम कर रहे हैं। अब आपके पास फंड भी है, तो अभी आप फ्रेंचाइजी पे क्यों जा रहे हो, अपने स्टोर क्यों नहीं खोल रहे हो? देखिए, एक ही बात मैंने स्टार्टिंग से कहा, हम लोग ना रिटेलर्स के साथ हमने शुरू किया, और हम दोनों की ही ये चीज़ चली आ रही है कि यार ट्रस्ट और जो एक इकोसिस्टम बनाने की जो आग है ना हमारे अंदर, वो हम भूल नहीं सकते। तो वी हैव स्टार्टेड विद अ B2B पॉइंट कि रिटेलर्स पे काम किया, रिटेलर ने ग्रो किया तो हमें मजा आया। वो बोलते हैं ना कि वो रियल किक मिलती है। सो वी रियली लव्ड दैट पार्ट कि यार ओवरऑल एज अ कंपनी आप ग्रो कर रहे हो, इट्स नॉट ओनली प्रोडक्ट सेलिंग, it's a ecosystem which you are creating where the retailer is growing, where the employee is feeling good about selling something good. A lot of people leave an organization because वो जो बेच रहे हैं उसमें दम नहीं है और उनको झूठ बोलना पड़ता है। So वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। और जो वेंडर्स हैं, मैंने जैसे आपको बताया हम लोग खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वेंडर्स भी हमने छोटे छोटे फैब्रिकेटर्स पकड़े हुए हैं, दे आर ग्रोइंग विद अस, दे फील सो प्राउड कि हमारा बनाया हुआ प्रोडक्ट वहां पर पहुंच गया। सो दैट इज एन अमेजिंग फीलिंग। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे द किंग, द एंड कंज्यूमर, उसको मजा आ रहा है कि मेरे को वो प्रोडक्ट मिल रहा है, उस प्राइस पे मिल रहा है, जिस अगर मुझे ये क्वालिटी या ये टाइप का फैब्रिक या ये टाइप का फिटिंग, तो मैंने ना, हमारा क्या रहा है ना कि हमने ब्रांड्स को एस्पिरेशन रख के यहाँ पर उनको अवेलेबल करा दिया है, जो कि उस मार्केट में होता ही नहीं है। जिस मार्केट में हम लोग अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं, वहां पर सिर्फ प्राइस पे ही बात होती है, प्राइस पे बात होती है, बाय 2 get 10 फ्री, यू नो, बाय 1 and get 2 फ्री, या फिर इतना डिस्काउंट, उसी पे ही सारा वॉक इन आता है। अभी जब आप फ्रेंचाइजी ओपन करने की सोच रहे हैं, तो आपके दिमाग में कहाँ आता है कि मुझे एग्जैक्टली फ्रेंचाइजी कहाँ लेकर जानी है? क्योंकि आज आप बड़े मॉल्स में लेकर चले जाओगे, वहाँ पर रेंटल ही 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए रेंटल है, और वैसी अदर कॉस्टिंग्स भी हैं, और आपका जो प्राइस पॉइंट है वो अफोर्डेबल वाला है। बिल्कुल। तो सेल्स अगर उस लेवल पर नहीं आई तो लॉस में चला जाएगा। तो आप अपने दिमाग में क्या रखते हो कि मुझे कहाँ पर फ्रेंचाइजी खोलनी है? देखिए, बहुत ही क्लियर है, हमारी पोजीशनिंग हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग ना एक मासी प्रोडक्ट बना रहे हैं, और मासेस को प्रीमियमनेस येट अफोर्डेबल प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर मासेस जाएंगी वहीं पर मुझे अपनी दुकान खोलनी है। तो छोटी सिटीज़ में जब हमने शुरू किया है कि Tier 2 Tier 3, जो कि अब बिल्कुल भी छोटी नहीं रह गई हैं, Tier 2 Tier 3 इज बूमिंग लाइक एनीथिंग, एंड अमेजिंग कॉम्प्लेक्सेस आर कमिंग देयर। हाई स्ट्रीट मार्केट का ट्रेंड हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा है वहाँ पर, तो हम लोग प्योरली हाई स्ट्रीट पे ही जाते हैं। हम लोग मॉल्स की तरफ नहीं जाते, बिकॉज मॉल्स आर ओवर रेटेड एंड यू नो हाईली एक्सपेंसिव। तो हम उस तरफ नहीं जाते, क्योंकि जैसे आपने बोला कि हम, जैसे मैंने आपको बताया कि रिटेलर्स के थ्रू ही हम काम करते हैं। अगर वो ब्लीड कर रहा है तो मेरा ब्रांड नहीं है। बहुत सारी दुकानें हमने देखी हैं, बहुत सारे शोरूम्स ऐसे खुले होते हैं बड़े से बड़े मॉल में, एंड वी ऑल्सो you know have this doubt sometimes on us कि हम ऐसी जगह क्यों नहीं खोल रहे, and then we go back and we're like no, he'll bleed here, you know, we don't want that। और कंपनी स्टोर भी हम इसीलिए नहीं खोल रहे हैं क्योंकि हमें अभी रिटेलर्स को ग्रो कराना है। पहले अगर वो चीज़ हो जाती है, जब हम वो ब्रांड हर जगह पहुंचा चुके हैं, Tier 2 Tier 3 में, Tier 4 में भी हमारी दुकानें हैं, और अब तो हम Tier 1 में भी आ रहे हैं, जहाँ पर हमें ऐसा दिखेगा कि हाँ नाउ प्रीमियमनेस तो हो गई है, अफोर्डेबल भी हो गया है, लोग जानने लग गए, तो फिर हम सिटी में भी खोल देंगे। फ्रेंचाइजिंग एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अगर एक जगह सक्सेस हो गया तो रेप्लिकेट हो सकता है। और हमारा एक महेंद्रगढ़ का स्टोर है, वो 20 से 25 लाख की सेल करता है, तो वो उस जगह पे सक्सेसफुल है। महेंद्रगढ़ में, अटेली में, चरखी दादरी में, वो उसके आसपास के जितने भी स्टोर्स हैं हमारे सारे बेस्ट सेलर परफॉर्मिंग है। अब मैं अचानक से मॉल में स्टोर ले जाऊंगा तो मुझे नहीं पता वो कैसा परफॉर्म करेगा,
आफ्टर सम टाइम विल टेक इट टू नेक्स्ट लेवल ऑल्सो, बट अभी हमारा फोकस है कि टियर 2 टियर 3 सिटीज के बहुत सारे high street पे ब्रांड्स ना store खोलें। इस जल्दी में भी रहते हैं. वी हैव सीन इट दैट यू जस्ट कम इनटू द इंडस्ट्री, आपने फंड रेज किया, आपके पास पैसा है, आपने धड़ाधड़ 100 स्टोर खोल दिए. सो इवन दी कंपनी स्टोर्स और दी फ्रेंचाइजी लेड स्टोर्स. तो मेरी जो टीम है उनके साथ मेरी एक ही क्लियर कम्युनिकेशन होती है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमने इनिशियली ये गलती करी थी तो वो हम दोबारा कभी नहीं करते कि यार जो फ्रेंचाइजी जिनको आप दे रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनकी भी प्रोफाइलिंग कीजिए कि वो क्या करना चाहते हैं. वो सिर्फ अगर दुकान डाल के बैठ जाएंगे और उनके एफर्ट्स नहीं है ना ग्राउंड पे, तो कुछ नहीं होने वाला. वी नीड अ टीम एफर्ट, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू समथिंग फ्रॉम अ लॉन्गर विजन. कि आपका लॉन्ग टर्म का बिजनेस का प्लान है, आप वहाँ पर दुकान चलाना चाहते हैं, आप समझते हैं कि आपका क्या रोल प्ले रहेगा एज अ फ्रेंचाइजी और ब्रांड से आपको क्या मिलेगा. तो जब वो एक सपोर्ट हैंड इन हैंड हो जाता है ना, देन द फ्रेंचाइजी वर्क्स. कुछ नंबर्स पे आ जाते हैं कि आपका एवरेज टिकट साइज क्या रहता है पर कस्टमर? देखिए हमारा जो पर प्रोडक्ट की बात करूँ तो 1500. एक आदमी अगर 2 पीस भी खरीदा 3,000 रुपये पर कस्टमर हाँ, का, तो बिल्कुल, आपका बिल्कुल. बिलिंग हो ही जाती है. बिल्कुल. और डेली क्या कस्टमर फुटफॉल रहते हैं, मतलब कितनी बिल्स करते हैं डेली के? आप मान के चलिए कि हमारे जो भी एक बिलिंग वैल्यू Average- जाती है, average जो आपके एवरेज stores हैं। बिलिंग वैल्यू जो जाती है वो हमारी 2,500-3 हज़ार की चली जाती है, हाँ क्योंकि जी। हर कस्टमर 2 से 3 प्रोडक्ट तो ले ले ही ही लेता लेता है, है. बिल्कुल, हाँ। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बिल्स हमारे कट जाते हैं डेली के 10-12 लोगों का वॉक इन होता है तो 7-8 बिल कट जाते हैं. 10 बिल भी माने तो 30,000 35,000 रुपये की सेल आसानी से हो सकती है. बिल्कुल. मतलब 8 लाख से 10 लाख रुपए का सेल करना कोई बड़ा काम नहीं है. कोई बड़ा इस काम business नहीं में. है, डिपेंडिंग ऑन दी एरिया एंड द वॉक इन ऑब्वियसली. ठीक है, मतलब जहां पर भी खोलेंगे एटलीस्ट 5-7 लाख की पॉपुलेशन होगी. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. अब आप क्या देखते हैं कि मुझे स्टोर जो खोलना है कितना बड़ा स्टोर होना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा बड़े स्टोर्स पे अभी नहीं जाते हैं. आवर स्टोर साइजेस आर स्मॉल. 300 से 600 स्क्वायर फीट का स्टोर हम क्वाइट opt बिग करते फॉर हैं. शॉप्स. हाँ, तो अभी जैसे 1000, 1500, 2000 साइज पे हम लोग नहीं जाते हैं. 300 to 600 स्क्वायर फीट इज अ गुड साइज टू ऑप्ट फॉर. सेकेंडली ऑब्वियसली वी लुक एट ग्राउंड फ्लोर ओनली. हाई स्ट्रीट में ही हम लोग अपनी स्टोर खोलना पसंद करते हैं, क्योंकि छोटी सिटीज़ में तो और भी छोटी सिटीज़ से मेरा मतलब टियर 3 टियर 4 है. टियर 2 तो इज एज गुड एज टियर 1 नाउ, क्योंकि मल्टीपल मार्केट्स हो गई हाँ हैं. जी. बट टियर 3 टियर 4 में क्या होता है कि पूरी सिटी की एक ही मेन मार्केट है. एक ही main तो market उस एक मेन मार्केट में अगर हमारा स्टोर है और वहीं पर सारे लोग आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको वो फुटफॉल मिलना ही. फुटफॉल मिल जाएगा और वहाँ पर बड़े ब्रांड भी नहीं होंगे और आपका जो Exactly. लुक एंड फील है वो ब्रांड वाला है. Exactly. तो लोग आपके पास ही और आप आएंगे. देखिए जैसे अभी हमने बात करी महेंद्रगढ़ की, तो वहां पर क्या हो रहा है, महेंद्रगढ़ इज सच अ स्मॉल टाउन. आपने वहां पर जो हमने स्टोर खोला, हमारे जस्ट सामने न्यूमेरो उनो है, इधर दूसरा ब्रांड खुला हुआ है रेड टेप, और ये सब हर जहां पर हमारे स्टोर्स होते हैं वहां पर ये सारे ब्रांड्स होते हाँ हैं. जी. अब वहां पर क्या है ऐसा कि हम अच्छा कर पा रहे हैं, हमारा स्टोर वहां पर बेस्ट कर रहा है और बाकी स्टोर वहां पर सर्वाइवल Survival मोड पे mode पर है. है. तो उसका रीजन जब हमने आइडेंटिफाई किया तो वो ये रहा कि हम लोग ना न्यू एज ब्रांड है. हम क्या कर रहे हैं कि रिटेलर के फीडबैक को बड़ा सीरियसली ले रहे हैं. जो वो बताते हैं हम उसको रेप्लिकेट करने पे लग जाते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन ही मेन है. और जब हम उसको स्पीड में करके दे पा रहे हैं तो दैट टर्न्स इनटू अ सेल. एंड द मोमेंट इट टर्न्स इनटू अ सेल, तो उससे क्या हो रहा है, वो खुद हमें बता रहा है कि मैम मेरे पास जो वैरायटी है वो यहाँ पर किसी के पास नहीं है. तो अब जैसे टर्नअराउंड टाइम फास्ट है, क्योंकि प्रोडक्शन हमारी अपनी है. वो स्टोर बोलता है कि मुझे बैगी फिट डिजाइन चल रही है, यहाँ पे ज़्यादा चल रही. हाँ, अब ब्रांड का साइकिल होता है, जो बाकी ब्रांड मार्केट में काम करते हैं वो 6 महीने 1 साल पहले काम करते हैं. 1 साल पहले उन्होंने बना दिया एंकल फिट. अब एंकल फिट तो मार्केट में ट्रेंड में ही नहीं है, इस टाइम बैगी फिट चाहिए. अब मेरे को स्टोर बोल रहा है बैगी फिट दो, मैं 20-25 दिन में बना के दे देता हूँ. एक रीजन ये भी है ना कि आप बाकी ब्रांड वो ट्रेडिंग कर रहे हैं. हाँ. या फिर जॉब वर्क करवा रहे हैं. Right. आप खुद एक मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके पास फास्ट काम करने का हथियार है. एग्जैक्टली एंड दैट मैटर्स अ लॉट. सप्लाई matters a चेन प्लेज अ मेजर रोल. तो वहां पर हम लोग बहुत अच्छे से फटाफट से दे पाते हैं. और ऑब्वियसली तभी तो जैसे अब ये हम लोग 2 लोगों की जो टीम है, तो उसमें हमारा काम ही यही रहता है कि भाई मेरा काम है कि फ्रेंचाइजी क्या कह रहे हैं वो समझ लो और उसको एग्जीक्यूशन में डालो. एंड देन वी गिव इट टू द प्रोडक्शन टीम कि भाई ये अभी बनाना है, ये लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है. एंड दैट गोज विद देम ऑल्सो, बिकॉज दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द ट्रेंड. वी वर्क ऑन स्मॉलर इन्वेंट्रीज कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने को स्टॉक बना के ही नहीं रखना. कि फिर उसमें क्या होता है ना, यहीं पर सारा चैलेंज है फ्रेंचाइजी का. कि ब्रांड, हर फ्रेंचाइजी से आप पूछ लो उसका पेन पॉइंट क्या है, वो ये बोलेगा कि वो नहीं मिल रहा जो बेचना है, जो मिल रहा है वो बेचना पड़ रहा है. तो जो कस्टमर मांग रहा है अगर आप वो नहीं रख रहे हो तो वो वाला नंबर नहीं आ सकता. देन यू आर लूजिंग दैट अपॉर्चुनिटी. थ्रू टेक्नोलॉजी एंड थ्रू दिस फंडिंग वी आर ऑल्सो वर्किंग फॉर फास्टर टर्न अराउंड टाइम, कि बहुत कम टाइम में हम प्रोडक्ट स्टोर तक पहुंचा दें. बहुत फॉर फैब्रिक टू स्टोर्स. आपका फ्रेंचाइजी मॉडल क्या रहता है, किस तरीके से काम करते हैं आप लोगों के साथ जो आपके फ्रेंचाइजी लेते हैं? फ्रेंचाइजी के हमारे 2 मॉडल्स हैं. एक SOR मॉडल है,
और एक हमारा कैश एंड कैरी मॉडल है। SOR मॉडल में कुछ डिपॉजिट ले लेते हैं हम बेस्ड ऑन द स्टोर का साइज जितना होता है, और उसके बेस पे हम पूरी ब्रांडिंग और स्टोर का स्टॉक सप्लाई मर्चेंडाइजिंग प्रोवाइड करते हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज हम देते हैं। और एक कैश एंड कैरी मॉडल है हमारा। कैश एंड कैरी मॉडल में हम एक फिक्स अमाउंट लेते हैं और उनको स्टॉक सप्लाई कर देते हैं। ब्रांडिंग सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट तब भी हम देते हैं। कस्टमर को हम स्टॉक करेक्शन की सर्विसेज भी देते हैं कि स्टॉक सेल नहीं हो रहा तो वापस लेना है, ऑल दैट, वो सारी सर्विसेज बेनिफिट सारी तरफ। बट SOR में इट्स प्योरली अ फोको मॉडल कि कंपनी ऑपरेटेड स्टोर रहता है, तो हमारी टीम अलाइंड हो जाती है ऑफर्स में और टीम ट्रेनिंग पे। कैश एंड कैरी इज मोर लाइक अ फ्रेंचाइजी ड्रिवन स्टोर एंड आउट दिस कंसाइनमेंट मॉडल इज मोर लाइक कंपनी ऑपरेटेड। तो हम लोग ही सारी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज सेट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली स्टोर रन होता है। हम लोग SOR की बात करते हैं क्योंकि लोग ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ पर होंगे, क्योंकि वहाँ पर डेड स्टॉक आपने बिल्कुल खत्म कर दिया। बिल्कुल उनकी प्रॉब्लम ही नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ही नहीं है डेड स्टॉक स्कीम्स, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। उनको सेल कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, काफी हद तक आपने उसको टेक केयर कर लिया। राइट। तो SOR में बेयर मिनिमम अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट क्या जाती है? देखिए 10 से 15 लाख रुपए मिनिमम लगता है पूरा स्टोर खोलने में, क्योंकि 10 लाख रुपए से नीचे का तो डिपॉजिट भी नहीं जाता। बिल्कुल, हाँ। तो वो 10 लाख रुपए आपका वो एक ये है कि हाँ वो इनिशियली इन्वेस्टमेंट है बट इट्स नॉट एन एक्सपेंस बिकॉज इट्स एन SOR स्टोर। तो वहाँ पर आप एक अमाउंट अगर 10 लाख दे रहे हो तो वो रिफंडेबल डिपॉजिट होता है, तो आप उसको खर्चे की तरह नहीं बट इन्वेस्टमेंट की तरह ले सकते हैं। बाकी फिर एक छोटा सा हम लोग एक फीस चार्ज करते हैं जिसके इन टर्न हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ की स्टोर पे स्टाफ जाएगा, VM करेगा, स्टॉक डिस्प्ले होगा, ब्रांडिंग होगा, वो सब हम करते हैं। उनकी मार्केटिंग हमेशा के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और साथ में जो स्टोर इंटीरियर का एक्सपेंस आता है। तो ये सब मिला के एक बेयर मिनिमम 15 लाख रुपए से दुकान शुरू हो जाती है। और एक 15 लाख रुपए लगाने वाला क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि मेरी ROI कितने टाइम में आ जाएगी? देखिए 15 लाख लगाने वाला जो है उसकी ROI जो है वो 12 से 18 महीने में आसानी से आ जाती है, क्योंकि 15 लाख ही लगे हैं। पहली बात तो जो आपका मार्जिन है वो 30% है ही, और हम लोग इसी चीज़ पे जैसे अच्छा ये भी होता है कि जब आप रिटेलर मार्केट में जा रहे हो, फ्रेंचाइजी मार्केट में जा रहे हो ना, वो ब्रांड तो मुझे ये देता है, वो ब्रांड तो मुझे वो देता है, वहाँ पर भी हम लोग बहुत क्लियर रहे हैं। आई हैव बीन वेरी पर्टिकुलर देयर कि दे समटाइम्स से कि मैडम आप तो नेगोशिएट ही नहीं कर रहे हो, वो ब्रांड तो ये दे देते हैं। वी डोंट डू दैट बिकॉज ऑफ वन रीजन दैट वी नो व्हाट वी आर ऑफरिंग, वी नो व्हाट रिजल्ट विल कम। वहाँ पर सामने वाले को हमें पता है कि हम इतना स्टॉक देंगे और उस पर इतनी सेल आनी है, क्योंकि कंपनी ऑपरेटेड है, हमें पता है हमने अपने ऑफर्स क्या चलाने हैं, हमारा स्टाफ उसको कैसे गाइड करने वाला है, एंड अकॉर्डिंगली इट विल सेल। क्योंकि हमारी ब्रांड की ना डे 1 से एक USP जो बन के निकली है, उसी वजह से हमें कॉन्फिडेंस मिला कि हम कंपनी ऑपरेटेड स्टोर चला सकते हैं। और वो ये निकली है कि अगर कस्टमर दुकान में आ गया तो वो खाली नहीं जाता। तो अगर ये चीज़ हो रही है ना कि कस्टमर दुकान में आ रहा है और खाली नहीं जा रहा है, इसका मतलब स्टॉक में दम है, इसका मतलब उसको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, इतनी वैरायटी मेंटेन्ड है कि वो खरीद पा रहा है। तो जब बेसिक सॉर्टेड है तो फिर उसके बाद फ्रेंचाइजी को कोई प्रॉब्लम नहीं आता। मैम आप जो काम कर रहे हैं बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप एक अफोर्डेबल प्रीमियम ब्रांड भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे अनसर्टेन कंडीशंस होती हैं। बिल्कुल। वहाँ पर कई बार बिजनेस लॉस में भी चला जाता है, तो वहाँ पर आप कैसे सपोर्ट करते हो? सो देखिए मैंने ना अभी तक जो फ्रेंचाइजी में जैसे मैंने बताया, हमने इनिशियली स्टार्ट किया कैश एंड कैरी से, और कैश एंड कैरी फ्रेंचाइजी ज़्यादातर लॉस में चली जाती है, जो कि मैंने अभी तक देखा है। ओके। जो कंसाइनमेंट मॉडल है वो मैंने स्टार्ट ही इस जनवरी में किया है, तो जब एक पूरा सीजन निकल जाएगा उसके बाद समझ में आएगा कि अच्छा ओवरऑल क्या रहा, तो उस पर इट्स टू अर्ली टू कमेंट। बट जो कैश एंड कैरी मॉडल है उसकी तो मेरे को एक मेजर क्लियर प्रॉब्लम दिख चुकी है कि जो फ्रेंचाइजी है ना, जब वो डे 1 पे जैसे हमने बोला कि हम एक छोटी टिकट प्राइस पे फ्रेंचाइजी खोल देते हैं, तो ज़्यादातर रिटेलर्स यहाँ पर ये गलती समझ लेते हैं कि बस मुझे 15 लाख ही चाहिए बिजनेस के लिए और पैसा चाहिए ही नहीं। ऐसा नहीं होता। कैश एंड कैरी बिजनेस में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव द बैकअप ऑफ मनी। व्हेन यू सी कि मेरी सेल आ रही है तो आपको और स्टॉक डालना है, और जितना ज़्यादा स्टॉक आपकी दुकान में होगा उतनी ज़्यादा सेल आएगी। ये चीज़ रिटेलर नहीं समझ पाते। उनको ऐसा लगता है कि मैंने अभी 10 लाख का माल भरा था, अब मुझे दोबारा और पैसा क्यों चाहिए, मेरी सेल अगर 2 महीने नहीं आई, क्योंकि आप देखिए रिटेल में गारमेंट्स के बिजनेस में 12 महीने सेम सेल नहीं आने वाली है। 12 में से 3 महीने तेज धूप और बारिश के होने ही वाले हैं, और उसमें आपका वॉक इन इम्पैक्ट होगा ही होगा, तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा सा ब्लीड करेंगे, बट एवरेज में आप सही आ जाएंगे। अब वहां पर कैश एंड कैरी वाला बिल्कुल टाइट चल रहा होता है डे 1 पे ही, तो वो बोलता है कि यार इस महीने तो मैंने नुकसान कर लिया, मैं नहीं अभी और कलेक्शन डाल रहा हूँ यहाँ पर। फिर वहां से उनकी और ब्रांड की फाइट शुरू होती है कि सर आप
प्रोडक्ट डालेंगे तभी तो सेल आएगी, नहीं आप स्टॉक करेक्शन कर लो, चलो हमने वहाँ पर सपोर्ट किया, फिर वो हम उनको थोड़ा सा वो हेल्प कर देते हैं कि चलो ठीक है थोड़े दिन का हम आपको क्रेडिट दे देते हैं कि आप वहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा। अगर वो उससे निकल जाते हैं, उस चीज़ को समझ जाते हैं, जो कि हम लोग बहुत क्लोजली काम करते हैं, बिकॉज आई एम पर्सनली इन्वॉल्व विद ईच एंड एवरी फ्रेंचाइजी, वी ट्राई एंड टीच देम कि सर कैसे आपको अपनी इन्वेंट्री को संभालना है, कैसे ऑडिट करो, ये वाले को ऑफर पे डालो क्योंकि ये मूव नहीं हो रहा, इसको डेड इन्वेंट्री मत बनने दो क्योंकि कैश एंड कैरी स्टोर है। सो वहाँ पर हम लोग बहुत क्लोजली काम करते हैं, और अगर वो उस चीज़ को समझ के निकल जाते हैं तो स्टोर अच्छा निकल जाता है। और अगर वो ऐसा करने लग जाते हैं कि नहीं इसमें तो मैंने पैसा बाहर कर लिया, मुझे तो वेंडर्स को पे करना था, मैंने दूसरे बिजनेस में डाल दिया, मेरे को घर बनाना था मैंने उसके लिए निकाल लिया, स्टॉक नहीं खरीदा, अगर ये सब चलना शुरू हो गया तो वो दुकान नहीं चलेगी। बिल्कुल ठीक बात है, अपने बिजनेस से ब्लड ही निकाल लिया, हाँ मतलब तो उसका कहाँ से वो सर्वाइव करेगा। बिल्कुल। सर्वाइव के लिए आपको इनिशियल पहले 1-2 साल तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा और री इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। आपको जैसे मैंने बताया कि हमारा स्टोर 23 लाख कर रहा है, ये कैश एंड कैरी स्टोर है मेरा। ओके। और ये कैश एंड कैरी स्टोर में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आई प्राउडली अनाउंस हिज नेम एवरीवेयर कि यार वो बंदे में दम है। The franchisee owner himself is so good, he's so involved and he takes every feedback so seriously. The same we do. कि हम अगर उनकी बात को सीरियसली लेके सुन रहे हैं और मैं भी अगर उनको सजेशन दे रही हूँ, बिकॉज वी नेवर वर्क ऑन अ फ्रेंचाइजी ब्रांड रिलेशनशिप। आई वॉज द फर्स्ट वन टू गो टू हिम, आई एम हेडिंग सेल्स, मेरी टीम मेरे से डरती है कि मैडम को मत बताओ। क्यों? क्योंकि मैं उनकी सेल कभी कभी नहीं होने देती, क्योंकि मैं फ्रेंचाइजी को बोल दूंगी कि सर आपके पास बहुत स्टॉक पड़ा है, मत खरीदना, अभी फंस जाएगा। तो फिर वो इंटर्न उनकी सेल गायब हो जाती है और मेरे पास आपने मना क्यों कर दिया? लाइक आई हैव टू सी हिज प्रॉब्लम फर्स्ट। अगर वो फंस जाएगा कल को वो परेशान होगा, आई डोंट हैव टू डू। बिल्कुल कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए, कंपनी सेंट्रिक रहोगे तो कभी भी तरक्की नहीं हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लोग यही नहीं समझते हैं, बस छोटी सी बात। 10 लाख रुपए अगर कोई सेल कर रहा है महीने का तो क्या प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकता है? आपने बताया 30% का मार्जिन है। हाँ 3 लाख रुपए तो 3 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है, और अगर कैश एंड कैरी में है तो 40% है। ठीक है, वो उसमें आप काफी सारे बेनिफिट्स और सपोर्ट नहीं दे रहे हो। बिल्कुल। हम एसओआर की बात करते हैं कि जहां पर लोगों को एक ट्रस्ट रहता है कि ठीक है मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ है। हाँ बिल्कुल। कि कल को मुझे छोड़ना भी है 2 साल 3 साल 4 साल बाद तो स्टॉक कंपनी ले जाएगी और मेरा पैसा मेरे पास आ जाएगा। तो लोगों को एक ट्रस्ट आ जाता है इस चीज में। बिल्कुल। 2 पैसा कम कमाएंगे लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ कमाएंगे। कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई 10 लाख रुपए की सेल आ रही है, 3 लाख रुपए ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, इसके बाद क्या खर्चे होते हैं उनके? तो इसके बाद उनको अपने स्टोर का रेंट देना होता है, उसके साथ में स्टाफ की सैलरी रहती है, इलेक्ट्रिसिटी, छोटा मोटा मेंटेनेंस, दैट्स इट। लाख एक रुपए में सारा निकल जाता है आराम से। क्योंकि हमारी जैसे हमने बोला कि हम लोग जो डे 1 पे जो शॉप का एलोकेशन होता है उसमें हम उनके साथ ही होते हैं, तो वी मेक श्योर कि जो वो स्टोर ऑप्ट कर रहे हैं वो ओवरली प्राइस्ड नहीं है। तो रेंटल इज द मेन थिंग विच इज किलिंग एनी बिजनेस। तो वहां पर हम लोग मेक श्योर कराते हैं। बाकी स्टाफ तो 2 से ज्यादा चाहिए ही नहीं होता, क्योंकि छोटी दुकान है। ज्यादातर फ्रेंचाइजी ओनर्स खुद भी इन्वॉल्व होते ही हैं, तो ऑटोमेटिकली उनको ज्यादा स्टाफ चाहिए नहीं होता। तो 2 स्टाफ एंड देन बेसिक मेंटेनेंस, तो इतना हो जाता है। मतलब एक बढ़िया बिजनेस है, लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई आपकी रिन्यूअल फीस है कि 3 साल के बाद या 5 साल के बाद? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट नाउ आफ्टर द शो एंड आफ्टर डूइंग दिस SOR concept for almost 10 months now, we are getting inquiries wherein people want to open another store. So I feel कि अगर कोई एक स्टोर चला के दूसरा स्टोर प्लान कर रहा है तो इसका मतलब कि वो खुश है वो कमा रहा है और उसको भी ब्रांड में कॉन्फिडेंस और फ्यूचर दिख रहा है। क्योंकि मैंने बहुत सारे फ्रेंचाइजीज से मैं मिलती हूँ एंड मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आते हैं जो हम भी एज अ ब्रांड जब मार्केट में देखते हैं लगता है अच्छा नया ब्रांड आया, एंड देन वी गेट टू हियर कि उन्होंने इतने सारे स्टोर खोल दिए, हमें दिख रहा होता है यार ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाद में पता चला अच्छा स्टॉक तो दे नहीं रहे पर स्टोर खोल दिए। अच्छा फिर वो उन्होंने पैसा तो ले लिया पर सपोर्ट ही नहीं किया, गाइड ही नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं रिटेलर्स के पास भी, जिसकी वजह से वो लोग सफ़र कर जाते हैं। बट आई फील दैट वी हैव बीन ब्लेस्ड दैट वी हैव ऑलवेज वर्कड एज अ टीम विद द फ्रेंचाइजी ऑल्सो। आई एम वेरी अपफ्रंट कि सर मैं आपको डे 1 पे बताती हूँ कि ये आपको करना है, ये मुझे करना है। एंड देन व्हेन वी आर वर्किंग एज अ टीम तो वो प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, आते तो तब भी हैं। 3 साल के बाद क्या देखते हैं स्टाइलक्स को, आप कहाँ पोजीशन करना चाहते हैं? अभी जैसे हमारे 50 स्टोर, रिसेंटली हमारा एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ जिसमें हमने बोला 300 से 500 स्टोर हम प्लान कर रहे हैं अगले 3 साल में, 5 साल में। तो विजन हमारा ये कि एक स्टाइलॉक्स एक एस्टेब्लिश ब्रांड हो मार्केट में, जो अगर कोई दे थिंक ऑफ डेनिम, दे थिंक ऑफ स्टाइलॉक्स। दैट्स व्हाट वी आर एमिंग फॉर इन नेक्स्ट 3 to 5 years। और एक्सपेंशन इन ऑल द वेज, लाइक हम फ्रेंचाइजी में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के जितने भी चैनल्स हैं, थ्रू दैट वी आर एक्सपेंडिंग। एंड इसके साथ में हमने अपना एक B2B का ही वेबसाइट भी लॉन्च किया है फॉर द रिटेलर्स।
तो उसमें हम लोग trade.stylox करके वो एक वेबसाइट है, तो हम लोग ना, क्योंकि जैसे हमने बोला कि रिटेलर एम्पावरमेंट पे काम करते हैं, तो काम करते करते हम लोग फ्रेंचाइजी पे जब आए ना, तो वो ऑटोमेटिकली एक 15 लाख का इन्वेस्टमेंट बन जाता है। हर रिटेलर के पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। हाँ जी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उनको सप्लाई देना बंद नहीं किया है। वी स्टिल फोकस ऑन देम, वी स्टिल फोकस ऑन द मार्जिन्स विच दे कैरी, वी स्टिल फोकस ऑन द प्राइस रेंज एंड मेंटेनिंग द प्रीमियम क्वालिटी। तो उनके लिए भी हमने एक अलग से वेबसाइट क्रिएट किया हुआ है, सो दैट इट्स ईजी फॉर देम, दे डोंट हैव टू ट्रैवल। ज़्यादातर लोगों को ट्रैवल करके मार्केट में ढूंढना पड़ता है कि टैंक रोड जाओ, गांधीनगर जाओ, फिर वहाँ जाके परचेज करो, फिर वहाँ पे वो ब्रांड नहीं मिलता, वो क्वालिटी नहीं मिलता, वो सेकेंड टाइम वाला ट्रस्ट नहीं आता कि वापस आएंगे तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे हमारी बात, तो वो सब वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो वी आर ऑल्सो डूइंग दैट। बहुत बेहतरीन, मतलब आपसे बात करके इतना अच्छा लगा कि जिस तरीके से आप लोगों की एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा है, ऐसे ब्रांड के साथ बिजनेस करना चाह रहा है जिसको नेसन जानता है, जो आप तक रियली पहुंच रहा है, आपकी प्राइस रेंज में है, आपके पॉकेट में है और आपको वो क्वालिटी दे रहा है जिसको पहनकर आप प्रीमियम फील करोगे, तो नाम है स्टाइलॉक्स। और आपने इनको पिच टू गेट रिच जो जियो हॉटस्टार का एक बड़ा शो उसमें देखा होगा, नहीं देखा है तो अभी चले जाइए, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप इनको इंस्टाग्राम पर और इनके यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, नंबर मैं दे दूंगा आपको, जहां पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं फ्रेंचाइजिंग के बारे में, या फिर B2B रिटेल कैसे करें इसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। लास्टली मैम, बहुत सारे यंगस्टर्स आपसे इंस्पायर होंगे, मेंस वियर बिजनेस में या फिर क्लोथिंग बिजनेस में आना चाहेंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सावधानियां बरतें अगर आप किसी भी तरीके की क्लोथिंग बिजनेस में आना चाह रहे हो तो? See, we meet a lot of new people who want to enter into this business because, as I said, we are into manufacturing, so we do white labeling also. I would only like to say one thing कि अगर आप कोई भी बिजनेस प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों एडवांस में समझ के पेपर पे प्लानिंग कर लो पहले। अगर वो शीट पे दिख रहा है ना कि ये 2+2 4 होता है तो हो जाएगा। अगर वहाँ पे नहीं दिख रहा और आप बस निकल पड़े क्योंकि किसी ने बोला है, तो आप पक्का गिर जाओगे। सो डोंट डू दैट। दैट इज ऑल आई वुड लाइक टू से। आपको क्या लगता है कि आपकी वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है जो आपको बाकी सारे ब्रांड से अलग करती है? बहुत सारी है, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मुझे अपने ब्रांड की खासियत पता है। बट एक चीज़ जो हमें सबसे अलग करती है वो यही है कि हमारे ब्रांड की जो ऑथेंटिसिटी है ना, वो सबसे हमें अलग कर देती है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हम ना, जब तक हम खुद ही अपने प्रोडक्ट में इतनी कमियां ढूंढते रहते हैं लगातार, एंड ही इज द किंग टू डू दैट, क्योंकि ही इज नेवर सेटिस्फाइड एंड ही इज ऑलवेज लुकिंग कि अब जब, अच्छा मैं कई बार सुनती हूँ आज जो ये प्रोडक्ट आया ना, मतलब ही फील सो एक्साइटेड द मोमेंट ही लॉन्च अ प्रोडक्ट, आज का प्रोडक्ट देख के तेरे को मजा आ जाएगा। सो आई फील दैट ओके, ही इज हैप्पी, ही इज मेड समथिंग गुड एंड वी आर सेलिंग इट, वी आर गेटिंग गुड रिव्यूज, सो वी आर लिविंग बाय दैट। द नेक्स्ट डे लाइक अब जो आने वाला है, लाइक जो कल आया था उस पर तो खुश हो। आने वाला कलेक्शन आपका पहले से अच्छा है, दैट मींस यू आर ग्रोइंग। कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है, कुछ नया हमने प्रोडक्ट में डाला है, एनहांसमेंट किया है, तो इट्स ऑलवेज गुड टू ग्रो। एंड ट्रस्ट मी, ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू डिलीवर। जैसे ब्रांड्स के लेवल्स होते हैं, रिटेल मार्केट में सेगमेंट्स हैं, वैल्यू ब्रांड्स हैं, मासी है, प्रीमियम है, सुपर प्रीमियम है, लग्जरी है। ही इज लुकिंग एट समथिंग इन अ सुपर प्रीमियम ब्रांड एंड ही इज ट्राइंग टू मेक दैट इनटू अ मासी ब्रांड। तो आप कैसे सेटिस्फाइड रहोगे ना भाई, वो कहाँ बना रहा है, वो कहाँ से ला रहा है, वो इम्पोर्टेड फैब्रिक है, क्या वॉल्यूम्स उसने किए होंगे, क्या प्राइस पॉइंट पे वो सेल कर रहा है। बट नहीं, ही हैज दिस थिंग इन माइंड कि अगर कुछ प्रीमियम आया है ना मार्केट में जो बहुत बढ़िया है, तो वो स्टाइलॉक्स में आना चाहिए और वो कलेक्शन में दिखता है। मैम, लोग कहते हैं कि हलवाई अपनी दुकान की मिठाई नहीं खाता, जो सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो जो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं वो खुद यूज़ नहीं करते, कंज्यूम नहीं करते, तो क्या स्टाइलॉक्स में आप अपने ब्रांड के कपड़े पहनते हो? डेफिनेटली मैं तो स्टाइलॉक्स के कपड़े पहनता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने शो में भी बोला कि मुझे तो कराटे भी स्टाइलॉक्स के आते हैं, तो मैं तो दूसरा प्रोडक्ट पहन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं नहीं पहन सकता तो मैं दूसरे को कैसे पहनाऊंगा। और डेफिनेटली जब पहनता तो मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है तो मैं अपनी टीम से बात करता हूँ कि मुझे प्रॉब्लम लगी, लेट्स फिक्स इट एंड देन रीलॉन्च इट। एंड आई तो एम वेटिंग, बिकॉज अभी क्या हो रहा है ना कि स्टाइलॉक्स में विशाल का विजन जो है, स्पेशली शो के बाद तो और भी ज़्यादा हो गया है, कि ही इज़ ट्राइंग टू डिलीवर एवरीथिंग इन स्टाइलॉक्स, जो कि प्रीमियम, सुपर प्रीमियम, लग्जरी ब्रांड में अगर इनको कुछ दिख गया ऐसा जो अच्छा है, सो ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू गेट दैट इन टू स्टाइलॉक्स, कि उस तरीके का मैं कुछ बना सकूँ। एंड दी कलेक्शंस ही इज़ मेकिंग, मतलब आई एम इन ऑ टू दैट कि यार किसी भी, मैं मॉल में जा रही हूँ अपने लिए, क्योंकि लेडीज़ वेयर वी डोंट डू, जब मैं अपने लिए देखती हूँ मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ वुमेन्स में क्यों नहीं मिल रहा मुझे। सो व्हेन you know look up to your brand this way, I think you are winning in a way, क्योंकि आप वही प्रोडक्ट बना रहे हो जो आप खुद पहन सकते हो। तो are you planning to come in women wear? We will do, definitely we'll do women's wear and kids especially, but not as of now। एक फंड रेज और करना पड़ेगा उसके लिए।
बिल्कुल। अभी जो प्लान है वो आपका 300 से 500 फ्रेंचाइजीज लेकर जाना है। तो आप देख लीजिए कि आप कहाँ से हैं, कौन से शहर से हैं। आपके शहर में ये फ्रेंचाइजी आएगी तो यकीन मानिए आपके पास एक्स्ट्रा एज जरूर होगा और आप अपने लोगों को, अपने ग्राहक को खुश कर पाओगे, क्योंकि प्राइस पॉइंट भी मिलेगा, क्वालिटी भी मिलेगी और वैरायटी भी मिलेगी। मैंने खुद आपकी वैरायटी देखी है, SKUs आर मतलब टू गुड। तो आप भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे, आपको पुराना पॉडकास्ट या पुराना जो इनका वीडियो वो मिल जाएगा। वहाँ पर हमने पूरी इनकी वैरायटी भी कवर की है, वो सारी वैरायटी आप देख भी सकते हैं। अदरवाइज हम फ्यूचर में फिर कभी और कवर करेंगे तो लोगों को दिखाएंगे कि व्हाट स्टाइलॉक्स इज एक्चुअली डूइंग। राइट। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक नौकरी एक घर चला सकती है और एक व्यापार कई घर को चला सकता है। तो आप तो हज़ारों को चला रहे हो, अगर आप फ्रेंचाइजी लोगे कम से कम 2 से 5 घर तो आप भी चला लोगे। तो आप फ्रेंचाइजिंग में आएँ, बिजनेस में आएँ और भारत को ग्रो करने में हेल्प करें। आप लोग, आपने अपना कीमती समय दिया, गुड़गांव से नोएडा तक आए 3 घंटे का सफ़र तय करके इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट वाज ग्रेट।